हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। तो आज एनालिटिक फंक्शन में आगे चलते हैं क्वेश्चंस। तो आपको बताया गया था एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। प्रॉब्लम्स भी कराई थी एनालिटिक फंक्शन को प्रूव करने के लिए। हमें क्या चाहिए, सीआर इक्वेशन, और फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो सीआर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने का एक तरीका हमने बता दिया। दूसरा तरीका क्या होता है, जब आपको डिस्क्रीट फंक्शन मिल जाए तो हम उसको कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए कुछ पार्शियली डेरिवेटिव के फॉर्मूले आप लिख लीजिएगा। तो जैसे डेल यू बाई डेल एक्स, ये होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो यू जीरो प्लस एच कोमा जीरो माइनस यू जीरो जीरो अपॉन एच। यहाँ चेंज इन एक्स हमें चेक करना है इन यू। तो देखिएगा यहाँ पर u फंक्शन के अंदर x में चेंज आया, जीरो प्लस एच से जीरो हुआ, और y फिक्स है, यानी y क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, पार्शियली डेरिवेटिव। ऐसे ही डेल u बाई डेल y जब आप चेक करते हैं तो यहाँ लिमिट आ जाएगी k टेंस टू जीरो एंड u जीरो कॉमा जीरो प्लस k। तो चेंज इन y आएगा, यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। बाकी x फिक्स हो जाएगा, x की फिक्स हो गया और y में चेंज आ गया। सिमिलरली डेल v बाई डेल x, लिमिट h टेंस टू जीरो, u की जगह v फंक्शन हो जाएगा, जीरो प्लस h कॉमा जीरो माइनस v जीरो जीरो अपॉन h। एंड डेल v बाई डेल y, लिमिट k टेंस टू जीरो v जीरो कॉमा जीरो प्लस के माइनस v जीरो जीरो। तो चेंज इन y आया यहाँ पर इन फंक्शन v, दिस इज अपॉन k। तो दीज आर द पार्शियली डेरिवेटिव। इनके द्वारा हम वैल्यू निकाल लेते हैं और सीआर इक्वेशन चेक कर लेते हैं कि वो सेटिस्फाई है या नहीं। अब देखिए यहाँ पर अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये आप समझ लीजिए डेरिवेटिव के बारे में। अब मैं यहाँ एक क्वेश्चन लिखता हूँ। प्रश्न ये है, सो दैट द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी वेयर एफ जेड इक्वल टू, ये फंक्शन दिया हुआ है एक्स क्यूब इंटू वन प्लस आई माइनस वाई क्यूब इंटू वन माइनस आई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दूसरे जीरो। ये if z not equal to zero and if z is zero, z का मतलब x प्लस आई वाई, यानी x कोमा y कह सकते हैं। तो ये है, अब क्वेश्चन ये है कि सेटिस्फाई द कॉची रीमन इक्वेशन एट z इक्वल टू जीरो इज द फंक्शन एनालिटिक एट z इक्वल टू जीरो। तो ये भी चेक करना है कि z इक्वल टू जीरो पर ये कॉची रीमन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और क्या यह z इक्वल टू जीरो पर एनालिटिक है। तो ये तो यहाँ जो फंक्शन आपको दिया हुआ है, देखिए z नॉट इक्वल टू जीरो पर, z नॉट इक्वल टू जीरो पर फंक्शन एफ जेड की वैल्यू क्या है। देयर इज, दो पार्ट में तोड़ लेंगे, u एंड v पार्ट में तोड़ लीजिएगा इसको, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और i वालों से i कॉमन ले लीजिएगा। यह है इफ एक्स वाई नॉट इक्वल टू जीरो,
यानी z नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है x y नॉट इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू किसकी हो गई, u की वैल्यू हो गई, और ये वैल्यू v की हो गई, u प्लस i। एंड नेक्स्ट हियर fz इक्वल्स टू 0 when x y इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स यहाँ पर u भी 0 है और v भी 0 है, तो ये u की वैल्यू भी है और v की वैल्यू भी है। u इक्वल टू 0 एंड v इक्वल टू 0 व्हेन x y। तो आप यूं भी कह सकते हैं कि u इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड v इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इफ एक्स कोमा वाई नॉट इक्वल टू 0 एंड u equals to 0 and v equals to 0 if x comma y equal to 0। ओके, तो सबसे पहले CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कराते हैं, चेक करते हैं। तो पहला पार्ट होता है हमारा डेल u ओवर डेल x फॉर CR इक्वेशन डेल u ओवर डेल x। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h माइनस u 0 प्लस h कॉमा 0 माइनस u 0 0 अपॉन h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 लगेगा यहाँ 0 प्लस h कॉमा 0, तो यानी x और y दोनों 0 नहीं है, तो ये वैल्यू कहाँ रख लीजिएगा, जब नॉट इक्वल टू 0 वाली कंडीशन में यहाँ पर रखेंगे u के, ये x की जगह पर और ये y की जगह पर। तो x की जगह पर रखेंगे 0 प्लस h का क्यूब, तो ये h क्यूब माइनस y की वैल्यू है 0 अपॉन x 0 प्लस h का स्क्वायर मीन्स h स्क्वायर और माइनस y स्क्वायर, तो माइनस y तो 0 है भाई 0। ठीक है, तो ये आया माइनस, ये तो हुई इसकी वैल्यू, और माइनस u 0 0 यानी जब x और y दोनों 0 हैं तो u की वैल्यू 0 अपॉन फार्मूले में h। तो ये h क्यूब अपॉन h स्क्वायर इंटू h हो जाएगा, तो ये भी h क्यूब, तो वैल्यू हो गई 1। डेल u ओवर डेल y लिमिट k टेंड्स टू 0, यहाँ पर k के लिए लिमिट्स आएंगी एंड u 0 कॉमा 0 प्लस k माइनस u 0 0 अपॉन k। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, लिमिट k टेंड्स टू 0, पहले रखते हैं u 0 कॉमा 0 प्लस k, तो यानी ये नॉट इक्वल टू 0 पर फंक्शन u की यहाँ पर वैल्यू रखें x की जगह पर 0 और y की जगह 0 प्लस k, तो ये माइनस k क्यूब अपॉन k स्क्वायर, तो ये वैल्यू तो u की हो गई माइनस u 0 0 तो वो 0 ही है अपॉन k, तो k क्यूब अपॉन k क्यूब हो जाएगा और माइनस एज इट इज, तो दिस इज माइनस। अब डेल v ओवर डेल x की वैल्यू चेक करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 v 0 प्लस h कॉमा 0 माइनस v 0 कॉमा 0 अपॉन h। फॉर्मूले में वैल्यू रखें, लिमिट h टेंड्स टू 0 v 0 प्लस h, तो अब v फंक्शन पर पहुंचिए, जब x y नॉट इक्वल टू 0 तो यहाँ पर रखेंगे ये वैल्यू, ये x की जगह और ये y की जगह, यानी 0 प्लस h x की जगह और 0 y की जगह रखें यहाँ, तो x की जगह 0 प्लस h का क्यूब, तो h क्यूब प्लस y 0 है अपॉन h स्क्वायर प्लस 0 माइनस v 0 0 की वैल्यू 0 अपॉन h, तो h क्यूब अपॉन h क्यूब, ये भी h क्यूब हो गया, तो दिस इज इक्वल टू 1। नाउ डेल v बाई डेल y, तो दिस इज लिमिट k टेंड्स टू 0
तो यहाँ v 0,0 प्लस के माइनस v0 अपॉन के, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। लिमिट k टेंस टू 0, v 0,0 प्लस के, तो v में रखेंगे y, v यहाँ पर है, x की जगह 0, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 0 प्लस k का क्यूब तो k क्यूब अपॉन 0 प्लस k का होल स्क्वायर तो k स्क्वायर माइनस v0 की वैल्यू 0 है अपॉन k, ये फॉर्मूले का k, तो ये k क्यूब फिर से हो गया, तो अगेन k क्यूब बाई k क्यूब, होते जैसी बात। तो CR इक्वेशन चेक करते हैं। तो CR इक्वेशन में डेल u बाई डेल x डेल v बाई डेल y के इक्वल आना चाहिए। तो इसको तो आप फर्स्ट ले लें, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों की वैल्यू 1 है, तो दैट मीन्स डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल वाई दोनों इक्वल आ गए। फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड डेल u बाई डेल वाई, डेल u बाई डेल वाई की वैल्यू क्या है, -1 है, तो डेल u बाई डेल वाई माइनस 1 किसकी वैल्यू, थर्ड से फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड से 1 किसकी वैल्यू है, डेल v बाई डेल x, तो ये 1 वैल्यू है डेल v बाई डेल x। तो दूसरी प्रॉपर्टी CR की यही होती है कि डेल u बाई डेल y माइनस डेल v बाई डेल x होना चाहिए। तो CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड, CR equations are satisfied at z equals to 0. And now we are going to check the differentiability at z equal to 0 for the given function. तो z equal to 0 के लिए अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। तो ये रब कर लिया जाए, सॉरी यहाँ से चलिए। तो फॉर डिफरेंशिएबिलिटी एफ डैश जेड जो फॉर्मूला होता है वो होता है लिमिट जेड टेंस टू 0 एफ 0 प्लस जेड प्लस 0 माइनस एफ 0 अपॉन जेड, यानी एफ जेड माइनस एफ 0, सीधा जेड प्लस 0 को हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, एफ जेड लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स इसका मतलब है एफ जेड व्हेन जेड नॉट इक्वल टू 0, और दिस इज एफ 0 का मतलब है एफ जेड व्हेन जेड इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू यहाँ रखें आप, रखिएगा एफ जेड व्हेन जेड नॉट इक्वल टू 0, जेड नॉट इक्वल टू 0 ये टोटल फंक्शन है, ये रखा हुआ है टोटल एक्स क्यूब 1 प्लस आई माइनस वाई क्यूब 1 माइनस आई और माइनस 0 पर 0 अपॉन जेड। तो जेड यहीं पर आ जाएगा, और जेड की वैल्यू क्या होती है, लिमिट चल रही है जेड टेंस टू 0, तो दैट मीन्स एक्स क्यूब 1 प्लस आई माइनस वाई क्यूब 1 माइनस आई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस आई वाई,
एंड देयर इज लिमिट x, y टेंड्स टू z। क्या होता है? x, y होता है। तो x, y, क्योंकि x y में फंक्शन है तो लिमिट x y की लिख लेंगे। तो अब हम डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं, क्योंकि ये टू वेरिएबल की लिमिट्स का क्वेश्चन बन गया, लिमिट्स फॉर टू वेरिएबल, सेवरल वेरिएबल। तो वहाँ पर हम ऐसी लिमिट्स को कैसे चेक करते हैं कि हम फंक्शन को दो अलग अलग वे में चेक कर लेते हैं कि उसकी वैल्यू सेम आएगी या नहीं आएगी। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि हम दो डिफरेंट पाथ पर चेक करते हैं, अगर वैल्यू सेम आ जाए तो इसका मतलब वो पाथ पर निर्भर नहीं करती, और अगर इक्वल ना आए तो वो पाथ पर निर्भर करती है। तो डेरिवेटिव अगर अलग अलग आ गया तो इसका मतलब वो डिफरेंशिएबल नहीं है, और सेम आ गया तो वो डिफरेंशिएबल है, यानी पाथ पर निर्भर नहीं करता। तो हमने यहाँ पर एक जनरल सोच लिया, दो अलग अलग की बजाय हम एक जनरल वैल्यू पर चेक कर लेते हैं। लेट y इक्वल टू mx, एक जनरल लाइन या जनरल कर्व हमने चूज किया y इक्वल टू mx, और वो यहाँ पर पुट कर लिया जिससे कि सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए। लिमिट h टेंड्स टू जीरो, सॉरी x टेंड्स टू जीरो, क्योंकि अब सिर्फ x ही बचेगा, दोनों वेरिएबल x में कन्वर्ट हो जाएंगे, x, mx, m तो जीरो हो जाएगा, फिर से x बचेगा, तो x टेंड्स टू जीरो। x क्यूब इंटू 1 प्लस आई माइनस m क्यूब x क्यूब इंटू 1 माइनस आई अपॉन x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर और x प्लस आई y है तो ये mx। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, x क्यूब कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस आई माइनस m क्यूब इंटू 1 माइनस आई अपॉन, यहाँ से x स्क्वायर कॉमन, यहाँ से x कॉमन, तो ये x क्यूब हो गया बाहर, 1 प्लस m स्क्वायर एंड 1 प्लस आई, तो ये x क्यूब हुआ फिनिश। लिमिट x टेंड्स टू जीरो, यहाँ हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट है वो एक साथ ले लो, 1 माइनस एम क्यूब और i के मल्टीपल एक साथ ले लो, i कॉमन ले लिया गया, 1 प्लस एम क्यूब अपॉन ये 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू 1 प्लस, तो यहाँ कैंसिल तो कुछ हो नहीं रहा, और इन टर्म्स ऑफ m आ गया, m कैंसिल नहीं होगा, तो इसका मतलब ये हुआ m की जो डिफरेंट वैल्यू लेंगे तो f z की जो f डैश z की जो वैल्यू है वो भी क्या आएंगी, डिफरेंट है। m को 1 लेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी, 2 लेंगे तो कुछ और वैल्यू आएगी। तो m को 1 2 3 लेने का मतलब है डिफरेंट पाथ, तो डिफरेंट पाथ पर f डैश z डिफरेंट आपको मिल रहा है, दैट मीन्स इट इज डिपेंड अपॉन द पाथ, बट according to definition of differentiability never depend upon the path, so this function is not differentiable, so fz is not differentiable because the value of f dash z is different for the different value of m। क्लियर होगी बात। तो अब जब ये डिफरेंशिएबल नहीं है लेकिन CR इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट z इक्वल्स टू 0, fz इज नॉट एनालिटिक एट z इक्वल्स टू। तो बात क्लियर हो गई। तो ये जो डिस्क्रीट फंक्शन हैं जितने भी, उन सब को ऐसे ही करना है, और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था इसलिए मैंने आपको कराया, इसको जरूर कर लीजिएगा। इसी टाइप के 1-2 क्वेश्चन और इसमें मिलेंगे, 2-3, वो भी आप कर लीजिए, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें आता है। तो सिंगल फंक्शन भी हो गए, डिस्क्रीट फंक्शन भी मैं आपको बता चुका। अब हम चलते हैं नेक्स्ट
इसी चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज के अंदर दूसरी फॉर्म है सीआर इक्वेशन की, पोलर फॉर्म। सीआर इक्वेशंस for polar form, CR equation in polar form, sorry, in polar form। अब देखिएगा CR इक्वेशन पोलर फॉर्म में कैसे हम Z सिंस Z इक्वल टू होता है x प्लस आई वाई, दैट मीन्स x होता है r cos थीटा प्लस आयटा r sin थीटा। तो r cos थीटा प्लस आई r sin थीटा, r तो कॉमन ले लिया जाएगा, दिस इज cos थीटा प्लस आयटा sin थीटा, और आप इसे लिख सकते हैं r e टू द पावर आयटा थीटा। तो ये Z की वैल्यू है। एंड वी नो दैट एफ जेड इज इक्वल टू होता है u प्लस आई वी। सो u प्लस आई वी इक्वल टू एफ जेड, और जेड है r e टू द पावर आयटा थीटा। ये फर्स्ट। अब आप इसको एक बार r की रेस्पेक्ट में और एक बार थीटा की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू आर ले लीजिए पहले, चलिए पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू आर। डेल यू बाय डेल आर इक्वल टू, डेल यू बाय डेल आर प्लस आई डेल वी बाय डेल आर, सबको आर के रेस्पेक्ट में करते हुए चले। तो फंक्शन का हो जाएगा एफ डैश आर ई टू दी पावर आयटा थीटा, और इनटू आर ई टू दी पावर आयटा थीटा का करेंगे तो आर का 1 हो जाएगा, ई टू दी पावर आयटा थीटा एल। ये सेकंड। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा पार्शियली, तो फिर से थीटा की रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डेल यू बाय डेल थीटा प्लस आई डेल वी बाय डेल थीटा इक्वल टू बोलिएगा इक्वल टू एफ को डिफरेंशिएट करेंगे एफ डैश आर ई टू द पावर आयटा थीटा इनटू, अब आर ई टू द पावर आयटा थीटा को करेंगे तो आर तो एज इट इज ई टू आर थीटा का ई टू द पावर आयटा थीटा, और फिर आई थीटा का हो जाएगा आई। ओके, तो डेल यू बाय डेल थीटा प्लस आई डेल वी बाय डेल थीटा इक्वल, यहाँ पर आई इंटू आर तो एज इट इज, और बाकी जो बचा एफ डैश आर ई टू द पावर आयटा थीटा इंटू ई टू द पावर आयटा थीटा। ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू देखिए, ये यहाँ पर एज इट इज रखी हुई है। ये वैल्यू है डेल यू बाय डेल आर प्लस आई डेल वी बाय डेल आर। तो डेल यू बाय डेल थीटा प्लस आई डेल वी बाय डेल थीटा इक्वल टू आई आर, और इसकी वैल्यू रख ली आपने डेल यू बाय डेल आर प्लस आई डेल वी बाय डेल आर। आई से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो डेल यू बाय डेल थीटा प्लस आई डेल वी बाय डेल थीटा, आर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा आई आर डेल यू बाय डेल आर, आई स्क्वायर माइनस हो गया माइनस के आर डेल वी बाय डेल आर। तो अब इनको कंपेयर कर लीजिए रियल और इमेजिनरी पार्ट्स के लिए। कंपेयरिंग
रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो कंपेयर करते हैं। अभी देखिएगा डेल यू बाय डेल थीटा इक्वल टू यहाँ पर है रियल पार्ट ये माइनस के आर डेल वी बाई डेल आर, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि डेल वी बाई डेल आर इक्वल टू -1/r डेल यू बाई। तो चाहे ऐसे रखें चाहे ऐसे रखें, तो ये आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है, जैसे भी रखना चाहें। अब इमेजिनरी पार्ट्स को, आई वाले पार्ट्स को, तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो डेल वी बाई डेल थीटा इक्वल टू आर डेल यू बाई डेल आर, और डेल यू बाई डेल आर इक्वल टू 1/r डेल वी बाई डेल थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। तो u में ही अगर निकालना है तो डेल यू बाई डेल थीटा इक्वल टू -r डेल यू बाई डेल आर एंड डेल यू बाई डेल आर इक्वल टू 1/r डेल यू बाई डेल थीटा। तो दिस इज, तो इन्होंने रखा हुआ है, एक तो फॉर्म ये रखी हुई है डेल यू बाई डेल थीटा इक्वल टू -r डेल यू बाई डेल आर, और दूसरी फॉर्म ये रखी। तो ये दो फॉर्म है हमारे पास पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म है, कभी कभी आ जाता है शॉर्ट में, पोलर फॉर्म में बदलिए सीआर इक्वेशंस को, तो आप ऐसे बदल सकते हैं। अब इस पर क्वेश्चन जैसा आ सकता है कोई, तो इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं आएगा, तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन ही, क्योंकि इस चैप्टर में बाकी बहुत सारा काम है एनालिटिक फंक्शन पर, जहाँ से आना बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन। तो इसमें से कभी कभी दे देता है क्वेश्चन, है ये है, देखिएगा एफ जेड इक्वल टू आर स्क्वायर साइन आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा और प्लस आई आर स्क्वायर साइन पी थीटा, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। और क्वेश्चन ये है, फाइंड पी सच दैट द फंक्शन एफ जेड एक्सप्रेस इन पोलर कोऑर्डिनेट्स एज एफ जेड इज दिस इज एनालिटिक। यानी कहने का मकसद ये हुआ कि यहाँ जो फंक्शन दिया हुआ है आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा प्लस आई आर स्क्वायर साइन पी थीटा, इसमें पी की वैल्यू क्या हो कि ये फंक्शन एनालिटिक हो जाए, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करा लिया जाए, क्योंकि फंक्शन अलग अलग करेंगे तो हमारे पास ये कैसा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आ जाएगा, तो डिफरेंशिएबल तो है ही। तो बस p की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें सी आर इक्वेशन की हेल्प लेनी होगी। सी आर इक्वेशन ये रखी हुई है आपके पास पोलर फॉर्म की, तो ये वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर लें। तो फाइंड कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो इसको u प्लस आई वी में कन्वर्ट कर लीजिए। u प्लस आई वी इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा और प्लस आई आर स्क्वायर साइन पी थीटा। तो u इक्वल टू आ जाएगा v स्क्वायर कॉस 2 थीटा और आर स्क्वायर u इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा एंड v इक्वल टू आर स्क्वायर साइन पी थीटा। अब यहाँ से आप डिफरेंशिएट कर लें, डेल यू बाई डेल आर एक बार निकाल लें, तो ये 2r cos 2 थीटा और डेल यू बाई डेल थीटा भी निकाल लें, जो जिसकी जरूरत होगी यूज कर लेंगे। आर स्क्वायर है cos 2 थीटा का -2 साइन 2 थीटा सॉरी, डेल वी बाई डेल आर दिस इज 2r साइन पी थीटा और डेल वी बाई डेल थीटा की वैल्यू हम जब फाइंड करते हैं तो आर स्क्वायर दिस इज पी कॉस पी थीटा। तो यहाँ से अब आप कोई सा भी ले लीजिए, मान लिया इसी को ले लेते हैं। फ्रॉम सी आर इक्वेशन this function will be analytic if first it satisfy the CR equation।
तो सबसे पहले तो यही काम है कि वो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो सेटिस्फाई करने के लिए दोनों इक्वल होने चाहिए, तो इन दोनों को इक्वल रख के P की वैल्यू निकाल दो। तो डेल यू बाई डेल आर, डेल यू बाई डेल आर की वैल्यू डेल यू बाई डेल आर इक्वल टू 1/r डेल वी बाई डेल थीटा। तो दिस इज 2r cos थीटा इक्वल टू 1/r डेल वी बाई डेल थीटा पी आर स्क्वायर कॉस पी थीटा। आर से आर कैंसिल हो गया, इधर 2r cos थीटा, ये एक आर कैंसिल कर लो, पी आर कॉस पी थीटा। अब इसको तुलना करो, देखिए यहाँ पर आर कॉस पी थीटा, आर कॉस थीटा का मल्टीपल कितना है 2, यानी यहाँ 2 की जगह पी आया हुआ है और यहाँ पी थीटा आया हुआ है, तो ये भी ये 2 थीटा होगा, डेल यू बाई डेल आर 2r cos 2 थीटा, सॉरी यहाँ पर ये 2 थीटा। तो जहाँ भी देखेंगे आप p की जगह पर आपको 2 दिखाई देगा। तो आफ्टर कंपेयरिंग p इक्वल टू 2, तो बस p की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। तो p इक्वल टू 2 अगर होगा तो ये फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा। आगे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं, नेसेसरी कंडीशन तो हमें मिलनी चाहिए कि पहले तो p इक्वल टू 2 ही हो, तब आगे बढ़ेगा फंक्शन। तो यानी एनालिटिक होने के लिए p का 2 होना जरूरी है। तो p की वैल्यू क्या बन गई 2। आगे डिफरेंशिएबिलिटी है नहीं है वो उसका हमें मतलब नहीं, हमें तो सिर्फ कहाँ तक मतलब था इस क्वेश्चन में, p की वैल्यू तक का मतलब था। तो p की वैल्यू हम फाइंड कर चुके। आगे चलिएगा, तो इस एक्सरसाइज के लिए तो पोलर फॉर्म का यही, पोलर फॉर्म में तो 1-2 क्वेश्चन ही है, इसमें एक डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, आप देख लेना, उसमें वैल्यू रख के डेरिवेटिव निकलवा लेता है कभी कभी, तो वो रख के निकाल लेना। ये आते तो हैं नहीं इतने, तो इसलिए समय बर्बाद तो करना। आगे चलते हैं, आगे अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए चलते हैं, ऑर्थोगोनल कर्व्स। देखिए ऑर्थोगोनल कर्व कैसे होते हैं। ऑर्थोगोनल कर्व्स एनालिटिक फंक्शन में ही ऑर्थोगोनल कर्व्स। अब ये जो प्रॉपर्टी हमारे पास है एनालिटिक फंक्शन की, CR इक्वेशन की, ऑर्थोगोनलिटी में कैसे काम आती है। देखिए फंक्शन एफ जेड इक्वल टू क्या होता है हमारे पास u प्लस आई। तो इनको जब हम कर्व की फॉर्म में ले लेते हैं तो u और v दो अलग अलग हमारे पास कर्व आएंगे। सपोज करिएगा कि लेट u x y इक्वल टू c1 एंड v x y इज ऑल्सो इक्वल टू ये c2 ले। तो ये कर्व है हमारे पास, सपोज करिए दीज आर 2 कर्व। तो 2 curves are said to be orthogonal if each other when they intersect at right angle at each of their point of intersection। तो ये अगर परपेंडिकुलरली कट करते हैं u और v, क्योंकि एफ जेड के अंदर 2 कर्व u और v दिए हुए हैं, तो ये ऑर्थोगोनली कट करते हैं या नहीं करते हैं। तो u इक्वल टू c1 और v इक्वल टू c2, हमने दोनों कर्व अलग अलग ले लिए, मान लिया गया। तो हम यहाँ से डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू डी वाई, अगर ये वैल्यू फाइंड करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाती है। इसको x की रेस्पेक्ट में करो चाहे y की रेस्पेक्ट में करो, दोनों ही 0। तो ये भी 0 ये भी 0, तो ये वैल्यू आ गई, राइट। ऐसे ही b के लिए डेल v बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल v बाई डेल वाई इंटू डी वाई, तो दीज आर ऑल्सो जी। तो फ्रॉम देयर देखिए यहाँ से dy बाई डी एक्स की क्या वैल्यू बनती है, dy बाई डी एक्स, ये उधर ले गए dx उधर, और ये इसके अपॉन में आ जाएगा माइनस में,
माइनस के डेल यू ओवर डेल एक्स अपॉन डेल यू ओवर डेल वाई। ऐसे ही यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी माइनस के डेल वी ओवर डेल एक्स, ये उधर गया है ना, और डिवाइड तो इधर डेल वी ओवर डेल एक्स अपॉन डेल वी ओवर डेल। तो ये पहले कर्व की टेंजेंट हो गई m1 और ये दूसरे कर्व की टेंजेंट हो गई m2। तो अब m1 इंटू m2 की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो m1 m2 की वैल्यू माइनस, देखिएगा इसको जब इससे डिवाइड करेंगे माइनस के डेल यू ओवर डेल एक्स अपॉन डेल यू ओवर डेल वाई। तो जब इससे डिवाइड किया उसे मल्टीप्लाई करेंगे इनटू माइनस के डेल वी ओवर डेल एक्स अपॉन डेल वी ओवर डेल वाई। तो ये v फंक्शन हो गया, ये u फंक्शन हो गया। तो बाई CR इक्वेशन डेल u ओवर डेल x की वैल्यू क्या होती है, माइनस डेल v ओवर डेल y होती है, और डेल u ओवर डेल y की वैल्यू माइनस डेल v ओवर डेल x होती है। ये वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं। तो u को v फंक्शन में कन्वर्ट कर लो या v को u फंक्शन में कन्वर्ट कर लो बाई CR इक्वेशन। तो m1 m2 की वैल्यू देखिएगा, m1 इंटू m2 इक्वल टू m1 इंटू m2 इक्वल टू m1 माइनस डेल u ओवर डेल x को एज इट इज, और माइनस माइनस तो ये प्लस ही हो गया, इसे छोड़ दो, ये तो माइनस माइनस प्लस अपॉन डेल u ओवर डेल y। तो u में रख रहे हैं सब। यहाँ पर डेल वी ओवर डेल एक्स की वैल्यू देखो, देखिए माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स की वैल्यू डेल यू ओवर डेल वाई है अपॉन, और डेल वी ओवर डेल वाई की वैल्यू वो डेल यू बाई डेल एक्स है। क्लियर हो गया? तो डेल यू ओवर डेल एक्स कैंसिल, डेल यू ओवर डेल वाई कैंसिल ना होगा। तो दैट मीन्स m1 m2 की वैल्यू 1 आ गई। तो ये m1 m2 की वैल्यू जैसे ही 1 आ जाती है, ये वैल्यू जो थी हमने कहीं गड़बड़ रख दी, वैल्यू -1 आनी चाहिए थी ना। हाँ अच्छा, अरे ठीक, क्योंकि ये माइनस डेल यू ओवर डेल एक्स है, इस पूरे माइनस की वैल्यू रखी थी हमने यहाँ पर प्लस में, तो ये माइनस छूट गया, सॉरी। तो m1 m2 कितना हो गया, -1। तो इट मीन्स जो कर्व होते हैं एफ जेड, जो भी एनालिटिक फंक्शन के अंदर कर्व दिए हुए हैं u और v, वो हमेशा क्या होता है, ऑर्थोगोनल। अगर वो एनालिटिक फंक्शन है तो एनालिटिक फंक्शन में यूज होने वाले दोनों कर्व कैसे होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। अच्छा चलिए आगे चलते हैं, हार्मोनिक फंक्शन। इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ऑर्थोगोनल फंक्शन के बाद हार्मोनिक फंक्शन चेक करते हैं। हार्मोनिक फंक्शन कौन से होते हैं, दोज फंक्शन विच सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन, यानी सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू क्या होना चाहिए, उनका जितने भी फंक्शन दिए हुए हैं उनके सबके सेकंड डेरिवेटिव का सम इक्वल टू 0 हो, तो वो लाप्लास इक्वेशन हो जाती है, तो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पर CR इक्वेशन से लेके चलते हैं। तो बाई CR इक्वेशन डेल u ओवर डेल x की वैल्यू होती है डेल v ओवर डेल y। इसको अगर मैं दोबारा से डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर ये लिख लो, चलो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये वैल्यू मिलती है डेल u बाई डेल x2 इक्वल टू डेल बाई डेल x इंटू डेल v ओवर डेल y। तो हम इसको लिख सकते हैं डेल 2v बाई डेल x डेल y। चलिएगा अब डेल v बाई डेल u बाई डेल y,
डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू सेकेंड CR इक्वेशन होती है माइनस डेल वी ओवर डेल, इसको आप y के रिस्पेक्ट में कर दीजिएगा, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y। तो हेयर डेल टू यू बाई डेल वाई टू इक्वल टू माइनस, इसको भी u की रिस्पेक्ट में करेंगे तो सॉरी x की रिस्पेक्ट में करेंगे, डेल टू v बाई डेल x डेल y। तो इसको हमने किसकी रेस्पेक्ट में किया है, y की रेस्पेक्ट में किया, तो दोनों साइड में y की रेस्पेक्ट में करेंगे। तो डेल v बाई डेल x तो था ही हमारे पास, डेल बाई डेल y और हो गया, तो डेल टू v बाई डेल x डेल y। अब लाप्लास इक्वेशन क्या है, लाप्लास इक्वेशन अगर u के लिए लाप्लास इक्वेशन हम देखना चाहें तो डेल टू u बाई डेल x2 प्लस डेल टू u बाई डेल y2 की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो ऐड कर लो इन दोनों को, ये फर्स्ट है और ये सेकंड, दिस प्लस दिस, तो ये दोनों सेम है, तो वो प्लस है ये माइनस है, तो ये कैंसिल हो गया 0। तो u तो कर गया सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन को। अब v के लिए नाउ, अब डेल v ओवर डेल y इक्वल टू डेल u ओवर डेल x, तो अब आप इसको y की रिस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि v में चाहिए, तो v का सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, डेल टू v बाई डेल y2, y की रिस्पेक्ट में किया तो ये डेल टू u बाई डेल y इंटू डेल x हो गया, तो ये थर्ड हो गई। और दूसरा होता है डेल v ओवर डेल x की वैल्यू, डेल v ओवर डेल x होता है माइनस डेल u ओवर डेल y, तो अब आप इसको x की रिस्पेक्ट में कर लीजिएगा, डेल टू v बाई डेल x2, x की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ भी x की रिस्पेक्ट में करेंगे, तो डेल टू u बाई डेल x डेल y होगी, माइनस के डेल टू u बाई डेल x डेल y। और देखो पार्शियली डेरिवेटिव में ये दोनों सेम होते हैं, वो चाहे dy dx हो या dx dy हो, तो ये इक्वल होता है। अब इन दोनों को जैसे ही ऐड करते हैं, डेल टू v बाई डेल x2 प्लस डेल टू v बाई डेल y2, तो इन दोनों की वैल्यू फिर से 0 आ जाती है। तो बिकॉज u एंड v बोथ आर सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं दोनों, हैंस u एंड v आर हार्मोनिक। तो यहाँ पर u एंड v आर हार्मोनिक हो गए, ये दोनों हार्मोनिक फंक्शन हो गए। और ये जब भी एक ही फंक्शन के अंदर दो कंबाइंड हार्मोनिक फंक्शन हो तो वो हमेशा एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। तो यहाँ पर u एंड v आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर, u एंड v आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें, इस पर कॉन्जुगेट फंक्शन पर, हार्मोनिक फंक्शन पर हमेशा एक क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर ये भी प्रूव हो गया, आ जाता है कभी कभी, प्रूव दैट एनी एनालिटिक फंक्शन यूज टू हार्मोनिक फंक्शन। कोई भी यही कह सकते हैं कि एवरी एनालिटिक फंक्शन इज अ हार्मोनिक फंक्शन, जो भी हार्मोनिक फंक्शन होगा वो, सॉरी एनालिटिक फंक्शन होगा वो हार्मोनिक भी होगा, क्योंकि u और v दोनों कैसे हैं, हार्मोनिक हैं। तो एफ जेड इक्वल टू किसके हो गया, u प्लस आई वी, u और v दोनों हार्मोनिक है, तो एफ जेड भी क्या होगा, हार्मोनिक फंक्शन होगा। तो ये यहाँ पर प्रूव हो गया थ्योरम। तो इसके आगे की हम फिर कराएंगे। तो आज आप यहाँ तक करें, इसको पढ़ें सीरियसली, तो बहुत अच्छा टॉपिक है। अब आगे बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे कॉन्जुगेट फंक्शन पर, जिस पर एक क्वेश्चन 101% आपको मिलना ही मिलना है। तो नेक्स्ट कल कराएंगे। थैंक यू वेरी मच।